नमस्कार। आज हम साहित्य के एक ऐसे कह सकते हैं दरिया में गोता लगाने वाले हैं जिसके किनारे पर खड़े होकर भी उसकी गहराई, उसका विस्तार अंदाजा लगाना मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के महान कवि रहीम दास की। जी बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका आधार है रहीम दास की प्रमुख रचनाएं और काव्य शैली शीर्षक वाले कुछ अहम उद्धरण। इनके जरिए हम कोशिश करेंगे कि रहीम के साहित्यिक संसार की उन परतों को खोलें जो उन्हें आज भी इतना प्रासंगिक और इतना प्रभावशाली बनाती हैं। हाँ, तो हमारा इरादा बिल्कुल साफ है। रहीम की कलम से निकले जो मोती हैं उन्हें चुनना है, उनकी मुख्य कृतियों को समझना है और उस शैली, उस अंदाज की बारीकियों को पकड़ना है जिसने उन्हें अमर बना दिया। हम उनके विशाल साहित्यिक योगदान के जो सबसे अहम पहलू हैं उन्हें उजागर करना चाहते हैं। और देखिए, सिर्फ एक लिस्ट बनाने से आगे बढ़ के हम ये महसूस करने की कोशिश करेंगे कि उनकी बातों में वो कौन सी ताकत थी, क्या जादू था कि भाई सैकड़ों साल बाद भी उनके कहे शब्द हमारे जीवन का हिस्सा बने हुए हैं। एक तरह से हम उनके शब्दों के पीछे जो अनुभव छिपा है, जो ज्ञान है, उसके सार तक पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से अक्सर रहीम का परिचय शुरू होता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा कोट की जाने वाली रचना रहीम दोहावली से। ये नाम तो लगभग हर किसी ने सुना ही होगा, पर इसमें ऐसा क्या खास है, मतलब क्यों ये इतनी अहम है? देखिए, रहीम दोहावली सिर्फ एक किताब नहीं है। ये तो रहीम की साहित्यिक पहचान का जैसे आधार है। ये उनके दोहों का संग्रह है। और इन दोहों में आप देखें तो मुख्य रूप से दो धाराएं बहती हैं, एक नीति की और दूसरी भक्ति की। नीति और भक्ति। हाँ, नीति से मतलब है वो व्यवहारिक जीवन का ज्ञान, समाज में कैसे रहें, रिश्तों की क्या अहमियत है, प्रेम के असली मायने क्या हैं, है ना, इंसान को किन उसूलों पर चलना चाहिए, इस तरह की तमाम बातें। अच्छा, यानी एक तरह से जैसे जीवन जीने की गाइड बुक, जिसे हम आज की जुबान में शायद लाइफ स्किल्स कह देते हैं, वैसा कुछ। हाँ हाँ, काफी हद तक कह सकती हैं। लेकिन ये कोई सूखी नसीहतें नहीं है, ये समझना जरूरी है। रहीम के जो नीति वाले दोहे हैं, वो जीवन के गहरे अवलोकन और उनके अपने अनुभव से जन्मे हैं। आप उन्हें पढ़ें तो ऐसा लगता है जैसे कोई जिंदगी का लंबा सफर तय कर चुका इंसान हो और बहुत ही सरल शब्दों में कोई गहरी बात समझा रहा हो। जैसे वो कहते हैं ना कि भाई, विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। कही रहीम संपत्ति सगे। जी। या फिर धन दौलत स्थायी नहीं होती। ये बातें तो आज भी उतनी ही सच हैं जितनी उनके समय में थीं। सही बात है। और दूसरी धारा आपने भक्ति की बताई। तो ये संग्रह एक आपका ये अद्भुत संतुलन बनाता है। संतुलन कैसे? ऐसे कि एक तरफ तो सांसारिक जीवन को बेहतर बनाने की सीख है और दूसरी तरफ मन को शांति और ईश्वर से जुड़ाव का रास्ता भी। और जिस चीज ने मुझे हमेशा बहुत प्रभावित किया है, वो है इन गहरी बातों को कहने का उनका तरीका। भाषा इतनी सरल, इतनी सहज, लगता ही नहीं कि कोई भारी भरकम ज्ञान दिया जा रहा है। यही तो रहीम की सबसे बड़ी शक्ति है। उनकी शैली की जो सरलता है ना, वो थोड़ी भ्रामक है। सतह पर देखें तो शब्द बेहद आम लगते हैं, लेकिन उनके भीतर अर्थ की कई परतें छिपी होती हैं। अच्छा, उन्होंने दर्शन और अनुभव की जो जटिल बातें थीं, उनको आम इंसान की जुबान में ढाल दिया। इससे क्या हुआ कि उनका संदेश किसी खास वर्ग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि जन जन तक पहुंच गया, लोगों की जुबान पर चढ़ गया। यही सादगी, यही सरलता उनकी प्रभावशालिता का असल रहस्य है। ये बात बहुत अहम है। यानी उनकी सरलता जो थी वो सतही पर नहीं थी, बल्कि गहरे ज्ञान को सुलभ, एक्सेसिबल बनाने का एक जरिया थी। और ये जो अनुभव की बात आपने कही कि उनके दोहे किताबी नहीं लगते, इसे थोड़ा और खोलेंगी? देखिए, हमें ये याद रखना होगा कि रहीम सिर्फ कवि नहीं थे, वे एक बहुत अनुभवी प्रशासक थे, योद्धा थे, दरबारी भी रहे। उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव देखे, शाही महलों की रौनक भी देखी और साजिशें भी। युद्ध की भीषणता और आम लोगों की जिंदगी, सब कुछ बहुत करीब से देखा था। सी भोगे हुए यथार्थ से आती है। वो सिर्फ कल्पना के घोड़े नहीं दौड़ा रहे थे, बल्कि जीवन के अनुभवों का निचोड़, उसका सार पेश कर रहे थे। यही कारण है कि उनके नीति के दोहे आज भी हमें इतने प्रैक्टिकल लगते हैं, क्योंकि वो मानवीय स्वभाव और परिस्थितियों की गहरी समझ पर टिके हैं।
ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे उनका जीवन और उनका काव्य एक दूसरे में इतने गुंथे हुए थे। अब चलिए दोहावली से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि रहीम का कैनवस सिर्फ हिंदी या दोहों तक ही सीमित नहीं था। उनकी भाषाई क्षमता वो तो असाधारण थी। बिल्कुल थी। और ये रहीम के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व का एक बेहद बेहद अहम पहलू है। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, अरबी, फारसी, संस्कृत और जाहिर तौर पर हिंदी, जिसमें ब्रज और अवधी जैसी बोलियां भी शामिल हैं। वे उस दौर के एक सही मायनों में बहुभाषी विद्वान थे। अलग अलग भाषाओं की जो परंपराएं हैं, उनका जो सौंदर्य है, उससे वे अच्छी तरह वाकिफ थे। अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी, ये तो मतलब भाषाओं का संगम हो गया। और जाहिर सी बात है, इस बहुमुखी भाषाई ज्ञान ने उनकी रचना प्रक्रिया को भी बहुत गहराई से प्रभावित किया होगा। निश्चित रूप से किया होगा। जरा सोचिए, एक ही व्यक्ति है जिसके पास फारसी शायरी की नज़ाकत और उसकी अलंकारिकता का ज्ञान है, संस्कृत काव्य की शास्त्रीयता और उसके दर्शन की समझ है, और साथ ही ब्रज भाषा की मिठास और लोक जीवन की महक भी है। हाँ, इस भाषाई विविधता ने उन्हें विचारों को व्यक्त करने के लिए एक बहुत व्यापक फलक, एक कैनवस दिया। वो एक भाषा के विचार को दूसरी भाषा के मुहावरे में आसानी से ढाल सकते थे। अलग अलग काव्य परंपराओं के तत्वों को मिलाकर कुछ नया रच सकते थे। इससे उनकी सोच और उनकी अभिव्यक्ति में एक खास तरह का खुलापन आया होगा, एक लचीलापन, है ना? वो किसी एक भाषाई या सांस्कृतिक दायरे में बंधे नहीं रहे होंगे। एकदम सही कहा आपने। ये बहुभाषिकता सिर्फ शब्दों का ज्ञान भर नहीं थी, ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारों के प्रति उनके खुलेपन का भी प्रतीक थी। इसने उन्हें एक ऐसा पुल बनने में मदद की जो अलग अलग साहित्यिक और सांस्कृतिक धाराओं को आपस में जोड़ता था, और इसका असर हम उनकी दूसरी रचनाओं में और भी साफ तौर पर देख सकते हैं। तो चलिए अब उनकी कुछ और प्रमुख रचनाओं पर आते हैं जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में मिलता है। दोहावली के बाद नाम आता है बरवै नायिका भेद का। ये क्या है? बरवे नायिका भेद रहीम की श्रृंगालिक रचनाओं में प्रमुख मानी जाती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका मुख्य विषय नायिका भेद है, यानी जो भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा है, उसके अनुसार विभिन्न प्रकार की नायिकाओं मतलब स्त्रियों का वर्गीकरण और उनके रूप, गुण, अवस्थाओं और मनोभावों का चित्रण। अच्छा। और खास बात यह है कि ये बरवे छंद में लिखी गई है। बरवई छंद, इसकी क्या खासियत है? बरवे छंद को अवधी क्षेत्र का एक लोक छंद माना जाता है। ये छोटा सा मात्रिक छंद होता है और इसमें खास तरह की लय होती है। अब देखिए, रहीम द्वारा नायिका भेद जैसे परिष्कृत शास्त्रीय विषय के लिए लोक छंद बरवे का चुनाव करना, ये दिखाता है कि वो शास्त्रीय विषयों को भी लोक प्रचलित रूपों में ढालने की कोशिश कर रहे थे, शायद उसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। हाँ, शायद यही बात हो। और इसमें नायिकाओं का चित्रण बहुत सजीव और मार्मिक बन पड़ा है। यानी फिर वही बात, शास्त्रीयता और लोक तत्व का मिश्रण कमाल है। और इसी कड़ी में श्रृंगार सोरठ का भी जिक्र है। ये बरवै नायिका भेद से कैसे अलग है? श्रृंगार सोरठ भी श्रृंगार रस पर ही आधारित है, लेकिन ये सोरठा छंद में रची गई है। सोरठा भी दोहे की तरह ही एक लोकप्रिय मात्रिक छंद है, बल्कि इसे दोहे का उल्टा रूप माना जाता है। अच्छा, दोहे का उल्टा? जी, तो विषय वस्तु यानी श्रृंगार रस तो समान है, लेकिन छंद अलग होने से लय और प्रस्तुति का ढंग थोड़ा बदल जाता है। इन दोनों रचनाओं से ये बात बिल्कुल साफ होती है कि रहीम की रुचि सिर्फ नीति और भक्ति तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि मानवीय प्रेम और सौंदर्य के चित्रण में भी उनकी गहरी पैठ थी। तो मतलब नीति और भक्ति के गंभीर विषयों के साथ साथ श्रृंगार के रसीले वर्णन में भी उनकी कलम खूब चली। अब एक और रचना है जिसका नाम बहुत ध्यान खींचता है, मदनाष्टक। इसकी क्या खूबी है? मदनाष्टक तो अपनी भाषाई बुनावट के लिए खासतौर पर जानी जाती है। ये रहीम के बहुभाषी होने का शायद सबसे सीधा, सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस रचना में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ खड़ी बोली या कहिए तत्कालीन हिंदी का प्रयोग तो है ही, लेकिन सबसे अनूठी बात है इसमें फारसी और हिंदी का अद्भुत मिश्रण। फारसी और हिंदी का मिश्रण? हाँ, कुछ पद तो ऐसे हैं जिनमें एक पंक्ति हिंदी की है तो दूसरी फारसी की, या फिर शब्दों का ऐसा मेल है जो उस समय के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही प्रयोगात्मक, बहुत एक्सपेरिमेंटल रहा होगा। फारसी और हिंदी का ऐसा संगम, ये तो वाकई कमाल का प्रयोग लगता है। उस जमाने में जब भाषाएं अपनी अपनी शुद्धता को लेकर शायद ज्यादा सजग रहती होंगी, इस तरह का मिश्रण क्या दिखाता है?
ये रहीम की भाषाई सहजता को दिखाता है, उनके आत्मविश्वास को दिखाता है। वो भाषाओं को जैसे दीवारों में कैद नहीं मानते थे, और ये मिश्रण शायद उस दौर के सामाजिक सांस्कृतिक माहौल को भी दर्शाता है, जहां फारसी जो राजकाज और अदालती भाषा थी और हिंदी जो लोक भाषा थी, वो साथ साथ मौजूद थीं और एक दूसरे को प्रभावित भी कर रही थीं। तो मदनाष्टक इस जीवंत सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक तरह से साहित्यिक दस्तावेज बन जाती है। बहुत खूब। इसके बाद जिक्र आता है रास पंचाध्यायी का। नाम से तो ये कृष्ण भक्ति से जुड़ी लगती है। जी बिल्कुल। रास पंचाध्यायी रहीम की भक्ति भावना का एक और पहलू उजागर करती है। माना जाता है कि ये रचना श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद के उन 5 अध्यायों पर आधारित है जिनमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। अच्छा, रासलीला पर आधारित। हाँ, ये पूरी तरह से भक्ति रस में डूबी हुई रचना है। इसमें कृष्ण के प्रति प्रेम, गोपियों की विरह वेदना और भक्ति के आध्यात्मिक स्वरूप का बहुत सुंदर चित्रण मिलता है। ये दिखाती है कि रहीम की भक्ति सिर्फ निर्गुण निराकार तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि सगुण भक्ति, खासकर कृष्ण भक्ति में भी उनकी गहरी आस्था थी। तो उनके भक्ति भाव के भी कई रंग थे। वाह। और आखिर में हमारे श्रोत नगर शोभा का उल्लेख करते हैं। इसका विषय क्या है? ये बाकी रचनाओं से कैसे अलग है? नगर शोभा थोड़ी अलग मिजाज की रचना है। इसमें रहीम ने किसी खास शहर के विभिन्न वर्गों, जातियों और पेशों से जुड़े लोगों के जीवन और विशेष रूप से स्त्रियों के रहन सहन, उनके रूप सौंदर्य और क्रियाकलापों का वर्णन किया है। अच्छा, समाज का चित्रण। हाँ, एक तरह से तत्कालीन शहरी समाज का चित्र खींचती है कि धोबिन कैसी है, मालिन कैसी है, सुनारिन कैसी है, अलग अलग जातियों की स्त्रियों की क्या विशेषताएं हैं। ये रचना हमें रहीम की सामाजिक अवलोकन की जो क्षमता थी और यथार्थवादी चित्रण की जो प्रवृत्ति थी, उससे परिचित कराती है। तो अगर हम इन सभी कृतियों को दोहावली के नीति, भक्ति, बरवे और सोरठ के श्रृंगार, मदनाष्टक के भाषाई प्रयोग, रास पंचाध्याय की कृष्ण भक्ति और नगर शोभा के सामाजिक चित्रण, इन सब को एक साथ रख के देखें तो रहीम के काव्य संसार की कैसी तस्वीर उभरती है। कितना विविध और कितना गहरा है ये। हाँ, एक बेहद व्यापक और बहुरंगी तस्वीर उभरती है। सही कहा आपने। रहीम एक ऐसे संगम की तरह लगते हैं जहां ज्ञान, भक्ति, प्रेम, सौंदर्य और सामाजिक चेतना सब आकर मिलते हैं। एक तरफ वे जीवन के कड़वे सच और नैतिक मूल्यों पर बात करते हैं, तो दूसरी तरफ प्रेम और विरह के कोमल भावों को शब्द देते हैं। एक और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाई देता है, तो दूसरी ओर समाज के अलग अलग चेहरों का जीवंत अंकन भी है। और इस पूरे विस्तार को समेटने के लिए उनके पास भाषाओं का खजाना है और कहने का एक ऐसा ढंग है जो सीधा है, सच्चा है और असरदार है। ठीक है, तो हमने उनकी प्रमुख रचनाओं और उनके विषयों की विविधता को समझा। अब अगर हमें उनकी शैली, उनके लिखने के अंदाज की मुख्य विशेषताओं को समेटना हो, तो वो क्या होंगी? क्या चीज रहीम को रहीम बनाती है? मेरे विचार में कुछ बातें हैं जो उनकी शैली को परिभाषित करती हैं। पहली, जैसा हमने अभी देखा, विषयों की अद्भुत विविधता। वे नीति, भक्ति, श्रृंगार, सामाजिक यथार्थ जीवन के लगभग हर अहम पहलू पर पूरे अधिकार के साथ लिखते हैं। ये उनके व्यापक अनुभव और गहरी मानवीय समझ का प्रमाण है। हाँ, ये विस्तार तो सचमुच चकित करने वाला है। और दूसरी बात? दूसरी, उनकी असाधारण भाषाई निपुणता और प्रयोगधर्मिता। अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, इन सब पर अधिकार होना, और फिर इन भाषाओं को, खासकर फारसी और हिंदी को, मदनाष्टक जैसी रचनाओं में मिलाने का साहस। हाँ, वो मिश्रण तो कमाल था। जी, ये दिखाता है कि वे भाषा को सिर्फ अभिव्यक्ति का साधन नहीं मानते थे, बल्कि एक सृजनात्मक खेल का मैदान भी समझते थे। उनकी भाषा सहज होते हुए भी बहुत सचेत और कलात्मक है। और तीसरी, जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को उनसे जोड़ती है। बिल्कुल, तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उनकी सरल, सहज और प्रत्यक्ष शैली, जो गहरे अनुभवजन्य ज्ञान पर आधारित है। वे भारी भरकम पांडित्य का बोझ नहीं डालते पाठक पर। उनकी बातें सीधी लगती हैं, साफ लगती हैं, जैसे दिल से निकली हुई हों। और ये सरलता उनके गहन जीवन अनुभव से आती है, इसीलिए वो बनावटी नहीं लगती।
इसी सहजता और सच्चाई ने उनकी बातों को आम आदमी के लिए इतना सुलग और इतना यादगार बना दिया। वे जटिल दार्शनिक विचारों को भी 2 पंक्तियों के दोहे में ऐसे कह जाते हैं कि वो कहावत बन जाता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उनकी विषयों की विविधता, उनकी भाषाई कुशलता और ये अनुभव पर आधारित सरल शैली, इन तीनों के मेल ने ही रहीम को वो स्थायी प्रासंगिकता दी है जो आज भी कायम है। निश्चित रूप से वे एक ऐसे कवि हैं जो दरबार की शान भी थे और आम आदमी के दिल की आवाज भी। उनकी रचनाएं सिर्फ बीते जमाने की साहित्यिक धरोहर नहीं है, वे आज भी हमें जीवन को समझने, रिश्तों को निभाने और इंसानियत के मूल्यों को याद रखने की प्रेरणा देती हैं। उनका काव्य एक ऐसा आईना है जिसमें हर काल का मनुष्य अपना अक्स देख सकता है। तो हमने आज रहीमदास की प्रमुख साहित्य कृतियों और उनकी अनूठी काव्य शैली की दुनिया में एक कह सकते हैं गहरी डुबकी लगाई। बिल्कुल। हमने रहीम दोहावली के नीति और भक्ति के सागर को थाहा, बरवे नायिका भेद और श्रृंगार सोरठ के श्रृंगारिक रंगों को देखा, मदनाष्टक के अद्भुत भाषाई संगम को समझा, हाँ, और रास पंचाध्यायी की भक्तिधारा में स्नान किया और नगर शोभा के जरिए तत्कालीन समाज की एक झलक भी पाई। जी, और हमने ये भी समझने की कोशिश की कि कैसे उनकी अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी पर जो पकड़ थी, उनकी सरल पर गहरी बात कहने की जो कला थी और जीवन के अनुभवों से छनकर आई जो उनकी बुद्धिमत्ता थी, ये सब मिलकर उनकी रचनाओं को आज भी इतना जीवंत और प्रासंगिक बनाए हुए हैं। बिल्कुल। तो इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के मन में एक विचार का बीज बोते हैं जो इन्हीं स्रोतों से उपजा है। जरा सोचिए, रहीम की ये जो क्षमता थी विभिन्न भाषाओं को मिलाने की और साथ ही नीति, भक्ति, प्रेम, सामाजिक यथार्थ जैसे बिल्कुल अलग अलग विषयों को एक ही कलम से साधने की, इस सहज मिश्रण ने उनकी रचनाओं को कालजयी बनाने में कैसे योगदान दिया होगा? अच्छा सवाल है। और ये भी कि उनकी रचनाओं में अलग अलग भाषाओं और शैलियों का ये जो संगम हमें देखने को मिलता है, वो उनके अपने समय के बारे में क्या बताता है? उस दौर के सांस्कृतिक आदान प्रदान, विचारों के प्रवाह और साहित्यिक प्रयोगों के बारे में हमें इससे क्या संकेत मिलते हैं? हाँ, इन सवालों पर सोचना शायद रहीम को और उनके साहित्य को एक नई दृष्टि से देखने में मदद करेगा।